नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी के संस्कृत पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी सीरीज की ये प्रमुख 5वीं वीडियो है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। संपूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, जिसे अंग्रेजी में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं, यस्मिन् अध्यापकः आदेशं ददाति छात्रः तम शारीरिक रूपेण अनुकुर्वन्ति कस्या प्रयोजनायाम आगच्छति। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि एक शिक्षक जो है वो कोई टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स करते हैं और वो छात्रों को आदेश देते हैं कि वह उनकी शारीरिक रूप से जो कुछ भी वो गतिविधि कर रहे हैं उनका वो लोग अनुकरण करें। तो इस प्रयोजना को यानी इस स्ट्रेटजी को क्या कहा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो ये जानते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स होता क्या है। तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जब बच्चे को कविता पढ़ाया जाता है तो शरीर के विभिन्न अंगों का भी प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेट करने के संदर्भ में। जैसे बच्चे को एक कविता पढ़ाई जाती है, एक मोटा हाथी झूम के चला मछली मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो जब ये कविता पढ़ाया जाएगा बच्चे को, तो जब मोटा हाथी शब्द आएगा तो दोनों हाथों को फैला करके मोटापे का इशारा किया जाएगा, और जब हाथी शब्द आएगा तो अपने हाथ के केहूनी को नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा किया जाएगा। यानी जो कुछ भी बच्चे को बताया जाता है मौखिक तौर पर, उसी को शरीर के विभिन्न अंगों का प्रयोग करते हुए कम्युनिकेट करने की कोशिश की जाती है। इसी को बोलते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। यानी जो कुछ भी टीचर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, उसका शारीरिक तौर पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और साथ ही साथ वो छात्रों को भी आदेश देते हैं कि इस प्रकार का वो लोग अनुकरण करें। तो ये स्ट्रेटेजी क्या कहलाती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के संकेतों का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे कि सूंड बनाना क्या है, एक सिंबल ही तो बनाया जा रहा है सूंड का, अपने हाथ को नाक से सटाते हुए। मोटापे की इशारा करने के लिए क्या किया जा रहा है, दोनों हाथों को फैला करके मोटा होने का इशारा ही तो किया जा रहा है, संकेत ही तो किया जा रहा है। तो इसमें क्या यूज किया जाता है, निमोनिक्स यूज किया जाता है। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है, संकेत होता है। यानी कि टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स में विभिन्न प्रकार के सिंबल्स का यूज किया जाता है, और सिंबल्स की यूज किस और विधि में किया जाता है, ये निमोनिक्स स्ट्रेटेजी में किया जाता है। यानी कि सिंबल्स के माध्यम से यहां पर बच्चों को सिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। निमोनिक्स स्ट्रेटेजी के अंतर्गत ही टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स आता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, काचिद षष्ठया कक्षायाः अध्यापिका शब्दावली कार्यार्थम स्वगृहात् पदार्थान सामग्री च आनयति। यानी कि ये कहा जा रहा है कि कोई 6वीं कक्षा की कोई अध्यापिका है जो बच्चों को शब्दावली यानी वोकैबुलरी सिखाने के लिए अपने घर से कुछ पदार्थ और कुछ सामग्री लेकर के आती हैं। आगे पढ़िए। पूर्व सा चतुर्णा छात्राणाम समूहे प्रयोगम करोति। सबसे पहले वो 4 बच्चों के समूह में इसका प्रयोग करती हैं, यानी इन पदार्थों का, इन सामग्रियों का प्रयोग करती हैं। आगे पढ़िए। तत्पश्चात संपूर्णा कक्षा तत्प्रयोगस्य अनुकरणम करोति। और उसके बाद से सभी बच्चों को इसका अनुकरण करने के लिए कहती हैं। भाषा शिक्षण अधिगमे एते पदार्थाः सामग्री च किम कथ्यते। यानी कि भाषा अधिगम के संदर्भ में इन पदार्थों को, इन सामग्रियों को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग रियालिया बोलते हैं। यानी कि जो वास्तविक चीज़ें होती हैं जिसके माध्यम से बच्चों को एक तरीके से विभिन्न प्रकार की शब्दावलियों के बारे में बताया जाता है, तो उसे रियालिया बोला जाता है, या फिर इसी को टीएलएम के तौर पर हम लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर चारों विकल्पों में आप देखेंगे तो ना तो रियालिया दिया गया है, यानी वास्तविक चीज़ों का नाम नहीं दिया गया है, और साथ ही साथ जो टीएलएम होता है उसका भी नाम नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर सामान्य उपकरण दिख रहा है। तो सामान्य उपकरण के अंतर्गत ही हमारा रियालिया या फिर एक तरीके से टीएलएम आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पाठ्य पुस्तकेषु कथाः कविताः लेखकानाम अन्य लेखाः भवन्ति। यानी कि पाठ्य पुस्तक में कथा यानी कि कहानियाँ, कविता और लेखक का नाम अन्य लेख होते हैं। एतादृश्य सामग्र्याः चयनम वयम अनेन कारणेन कुर्मः यत् एषा सामग्री। हमसे कहा जा रहा है कि इन सामग्रियों का चयन करने में के पीछे कई कारण होते हैं। तो ये कैसी सामग्री है, तो ये हमारी प्रमाणिक सामग्री के तौर पर देखी जाती है और स्वाभाविक भाषा इसमें होती है। अब प्रमाणिक सामग्री क्या होता है, जो कुछ भी बच्चे के परिवेश से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो। अब बच्चे को जो कुछ भी कहानी सिखाया जाता है, जैसे कि आप एनसीईआरटी के बुक में देखेंगे तो विभिन्न प्रकार के जो उदाहरण दिए गए हैं वो बच्चों के वास्तविक जीवन से लिए गए हैं। जैसे कि बिहार की एक लड़की का जो कि
मधुमक्खी पालन करके अपनी आजीविका चलाती है, वो रियल में कहानी है। इसी प्रकार से अन्य बच्चों की रियल में कहानी दी गई है, यानी बच्चों के सीधे परिवेश से लिया गया है और बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ जो कुछ भी होगा या फिर बच्चे के सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से जुड़ा होगा, उसकी भाषा से जुड़ा होगा, वो डायरेक्टली प्रामाणिक सामग्री के तौर पर देखा जाता है, यानी कि प्रामाणिक और स्वाभाविक भाषा का प्रयोग किया जाता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। हमसे यही पूछा गया था कि ये जो एक तरीके से सामग्री चयनित की जा रही है उसकी पुस्तक में, वो अनेक कारण के माध्यम से चयन की जाती है, अनेक उसके लिए कई रीजन्स होते हैं इनको चयन करने का। तो ये रीजन क्या होते हैं? तो यही रीजन होते हैं कि बच्चों के परिवेश से जुड़े होते हैं और डायरेक्टली बच्चे उससे जुड़ाव महसूस कर रहे होते हैं, यानी कि प्रामाणिक होते हैं और बच्चों की स्वाभाविक भाषा में होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कश्चिद अध्यापकः छात्राणां मूल्यांकनार्थम एकस्मिन् मासे त्रिवारं मौखिक परीक्षां करोति तथा चा एकवारं पुस्तक सहायां परीक्षां करोति एता मौखिक पुस्तक सहायाश्च परीक्षा किम कथ्यते। यानी कि ध्यान से समझिएगा, कहा जा रहा है कि एक अध्यापक अपनी कक्षा में छात्रों के मूल्यांकन के लिए 1 महीने में 3 बार मौखिक परीक्षा का आयोजन करती है और 1 महीने में 1 बार पुस्तक की सहायता से लिखित परीक्षा का आयोजन करती है। तो हमसे यह पूछा जा रहा है कि मौखिक परीक्षा और पुस्तक की सहायता से जो परीक्षा है वो किसके अंतर्गत आएगा, यानी कौन सा असेसमेंट है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखिए, मौखिक परीक्षा की बात की गई है, यानी कि मौखिक परीक्षा क्या होता है? बच्चों से प्रश्न पूछ करके, और लिखित परीक्षा क्या होता है? पुस्तक का सहायता, यानी कि बच्चों को पेपर पेंसिल के माध्यम से एक तरीके से टेस्ट लेने की बात की जा रही है। तो बच्चे को 1 महीने में 3 बार इस प्रकार का मौखिक परीक्षा लिया जा रहा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं फॉर्मेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है? इसको हिंदी में निर्माणात्मक मूल्यांकन या फिर इसी का नाम एक तरीके से रचनात्मक मूल्यांकन होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई हैं कि बच्चे का सतत और व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए, यानी कि सत्र के बीच में जब बच्चा कुछ भी गतिविधि कर रहा है या फिर कुछ भी सीख रहा है, उसी दौरान उसका मूल्यांकन होते रहना चाहिए, ये जानने के लिए कि कहीं बच्चे को कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अब 1 महीने में 3 बार मौखिक परीक्षा लिया जा रहा है, यानी जो कुछ भी कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाया जा रहा होगा उस कॉन्सेप्ट से जुड़ी बातें पूछी जा रही होंगी कि बच्चे को कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है, इसको जानने के लिए। ये क्या है? ये रचनात्मक मूल्यांकन है, जिसे हम लोग फॉर्मेटिव असेसमेंट बोलते हैं या फिर निर्माणात्मक मूल्यांकन है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, अधोलिखितेषु कतमम कथनम सत्यम अस्ति, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पॉजिटिव सेंस में हमसे पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि चिन्ह भाषायाः अधिगम सर्वेभ्यः संभवो नास्ति। चिन्ह भाषा के संदर्भ में क्या बोला जा रहा है कि चिन्ह भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज जो है उसका अधिगम सबके लिए संभव नहीं है। तो यह विकल्प निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? ध्यान से समझिएगा। देखिए, चिन्ह लैंग्वेज यानी साइन लैंग्वेज का अपना एक ग्रामर होता है और जो भी बालक उस ग्रामर के अंतर्गत चिन्ह लैंग्वेज यानी साइन लैंग्वेज को सीखेगा वो तो सीख सकता है। कोई भी ऐसा भाषा ही नहीं है जिसको मनुष्य ना सीख पाए। और इसके संबंध में जो नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि बच्चे जन्मजात भाषा को अर्जित करने की युक्ति यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, जो किसी भी भाषा को अर्जित कर सकते हैं, केवल उनको उसका माहौल दे दिया जाए तो बच्चे अर्जित कर लेते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सभी के लिए सीखना संभव नहीं है, तो ये बच्चे को कम आंका जा रहा है, निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, संसारे केवलम एका एव चिन्ह भाषा अस्ति, केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से ही, जितने भी वर्ड होते हैं पूरे विकल्प को संकुचित कर देते हैं, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। कहा जा रहा है कि पूरे संसार भर में केवल एक ही प्रकार की चिन्ह भाषा है, तो यह विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला विकल्प देखिए, चिन्ह भाषा केवलम चिन्हानाम समूहो अस्ति। कहा जा रहा है कि चिन्ह भाषा यानी साइन लैंग्वेज होता है वो केवल चिन्हों का समूह है, तो केवल एकमात्र एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड होते हैं संकुचित कर देते हैं, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं बता दूं कि जो साइन लैंग्वेज होता है वो केवल चिन्हों का समूह मात्र नहीं है, उसका अपना ग्रामर भी होता है। क्यों ग्रामर होता है? ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपको हिंदी भाषा में बता रहा हूं, तो जिस ग्रामर के नियमों के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूं वही ग्रामर आपने भी पढ़ा होगा, तभी आप मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों और वाक्यों और पूरे पैरा को सुन करके उसका अर्थ निकाल पा रहे हैं। यानी कि जब साइन लैंग्वेज का प्रयोग कोई बंदा करेगा तो जो अगला बंदा जो उसको रिसीव कर रहा होगा साइन लैंग्वेज को, आखिर वो कोई ना कोई कॉमन ग्रामर होना चाहिए, तभी तो वो सेम सिंबल बनाएगा और अगला बंदा उसको रिसीव करेगा, उस मैसेज को रिसीव कर पाएगा। यानी इसमें भी व्याकरण होता है। ठीक है, एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 में देखिए, चिन्ह भाषायाः व्याकरणम भवति, यानी कि साइन लैंग्वेज की अपनी व्याकरण, अपना ग्रामर होता है। विकल्प नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निर्धारित, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्नलिखित में से क्या निर्धारित करती है, ये हमसे पूछा जा रहा है। पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षणम माध्यम मातृभाषा स्यात्, यानी कि 10वीं कक्षा के पर्यंत शिक्षण का माध्यम मातृभाषा होता है। तो ये विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं हो सकता, क्योंकि 10वीं कक्षा के पर्यंत यानी उसके बाद की बात की जा रही है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये कहता है कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी में बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये 10वीं के बाद की बात कर रहा था। दूसरा देखिए, विद्यालय प्रारंभिक वर्षेभ्यः 10वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण से माध्यमम आंग्ल भाषा स्यात्, यानी कि कहा जा रहा है कि बच्चे की प्रारंभिक भाषा जो होती है, मतलब प्रारंभिक एक तरीके से बच्चे जब विद्यालय प्रारंभ करते हैं तो और 10वीं कक्षा तक कहा जा रहा है कि आंग्ल भाषा में वो विद्यालय प्रारंभ करते हैं। तो ये भी विकल्प निगेटिव है। क्यों? आंग्ल भाषा को हम लोग अंग्रेजी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब प्रत्येक बच्चे का मदर टंग अंग्रेजी थोड़ी होगा। जिसका मदर टंग अंग्रेजी होगा उसके लिए तो ठीक है, जिसका मदर टंग अंग्रेजी नहीं होगा वो तो अपनी मदर टंग में शुरू करेगा ना। जैसे उत्तर प्रदेश का कोई बालक है तो उनकी मदर टंग हिंदी है तो वो हिंदी में पढ़ाई शुरू करेगा। केरल साउथ का कोई बंदा है तो उसका मदर टंग तमिल, तेलुगु, मलयालम में से कोई भी हो सकता है, तो वो अपनी मदर टंग में प्रारंभ करेगा। और इसके साथ ही साथ पंजाब का कोई बालक है तो उसकी मदर टंग पंजाबी है तो वो पंजाबी में अपनी शिक्षा प्रारंभ करेगा। इंग्लिश सबके लिए कॉमन नहीं होगा, इस वजह से विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, शिक्षण माध्यमस्य निर्धारणम राजस्य पित्रोश्च इच्छानुसारम भवित्वयम्, यानी कि ये कहा जा रहा है कि शिक्षा का जो माध्यम है वो राज्य के द्वारा तय किया जाता है, राज्य की इच्छा अनुसार तय किया जाता है। तो ये भी विकल्प निगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश का कोई एक बालक है जिसका अगर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी होता है, लेकिन कोई एक बालक है जिसको हिंदी बोलने नहीं आता, और मान लीजिए साउथ से कोई ट्रांसफर होकर के यूपी में आया और यूपी में एडमिशन लिया, तो क्या आप उसको जबरदस्ती हिंदी बोलने के लिए बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। उसकी मातृभाषा जो भी रहेगी, चाहे वो तमिल में बोले, तेलुगु में बोले, मलयालम में बोले, उसको उसकी ही भाषा में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाएगा। राज्य की भाषा उस पर थोपी नहीं जाएगी। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, न्यूनतमम 8वीं कक्षा पर्यंतम शिक्षण माध्यमम मातृभाषा गृह भाषा वा भवेत, यानी कि कहा जा रहा है कि कम से कम, न्यूनतम का मतलब कम से कम 8वीं कक्षा तक शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए वो गृह भाषा होनी चाहिए, यानी बच्चे की मदर टंग होनी चाहिए। विकल्प नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा शिक्षणम, यानी कि भाषा अधिगम के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, एक होता है भाषा अधिगम और एक होता है भाषा अर्जन। अधिगम का मतलब होता है कि जब बच्चा व्याकरण के नियमों के अंतर्गत औपचारिक तरीके से भाषा को सीखता है तो उसे हम लोग भाषा शिक्षण या फिर भाषा अधिगम कहते हैं। और जब बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में बिना व्याकरण के नियमों के अंतर्गत अनौपचारिक तरीके से भाषा को सीखता है तो उसे हम लोग भाषा का अर्जन कहते हैं। चूंकि हमसे भाषा शिक्षण के बारे में पूछा गया, यानी बच्चा यहाँ पर कॉन्शियस रहेगा, जागरूक रहेगा, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। चौथे विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। अध्यापकेन विचारितः प्रयासा भवति, यहां पर देखिए अध्यापक की बात की जा रही है। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, तो बालक केंद्र में बालक विचारित होना चाहिए, यानी कि बालक कॉन्शियस होना चाहिए। यहां पर अध्यापक की बात की जा रही है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, स्वाभाविकी क्रिया भवति, स्वाभाविकी यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में कहा जा रहा है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंग्वेज एक्विजिशन होता है, भाषा का अर्जन होता है। भाषा का शिक्षण जो होता है वो नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोसेस नहीं है। नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब कि जिस प्रकार से बच्चे पहले अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में धीरे धीरे शब्दों को, वर्णों को दोहराते दोहराते, अनुकरण करते करते वो बोलना सीखते हैं, तो इसे हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट बोलेंगे। लेकिन जब कोई टारगेट लैंग्वेज बच्चा सीखता है औपचारिक तरीके से विद्यालय में, तो वो व्याकरण के नियमों को सीख करके बोलना सीखता है। ठीक है, इसलिए स्वाभाविक क्रिया भवति ये नहीं होता है, नेचुरल प्रोसेस ये नहीं होता है। विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। पहला देखिए, छात्रेण विचारितः प्रयासा न भवति, यानी कि यहां पर देखिए बच्चे कॉन्शियस नहीं रहते हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए न यानी कि निगेटिव कहा जा रहा है, तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि भाषा अधिगम में बच्चे बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत सीखते हैं। तो ये विकल्प बच्चों को कॉन्शियस ना रहने की बात कर रहा था, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, छात्रेण विचारितः प्रयासा भवति, यानी कि बच्चे कॉन्शियस रहने का प्रयास करते हैं, किसमें? भाषा अधिगम में। तभी तो कॉन्शियस रहेगा, जागरूक रहेगा, एक्टिव रहेगा, तभी तो वो व्याकरण के नियमों को सीख पाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखितेषु का अधः ऊर्ध्व श्रवणस्य उपयोग्यता न भवति, यानी कि हमसे यह बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा
बॉटम अप सब स्किल ऑफ लिसनिंग नहीं है। बॉटम अप का मतलब कि जो नीचे से चल करके ऊपर की तरफ चलने की बात करें। जैसे ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं कि पहले किसी भी लेख कैसे बनता है, तो सबसे पहले उसमें वर्ण होते हैं, यानी कि अल्फाबेट, जो कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। कई वर्ण मिलकर के कई शब्द बनते हैं, कई शब्द मिलकर के कई वाक्य बनते हैं, और कई वाक्य मिलकर के पूरा एक पैरा बनता है, और कई पैरा मिलकर के एक लेख बनता है। ठीक है, यानी कि अगर वर्णों से शुरुआत की जाए और ऊपर की तरफ चला जाए तो इसे हम लोग बॉटम अप सब स्किल ऑफ लिसनिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऊपर से चलें, यानी मेन थीम की बात करें, मेन थीम जैसे कि पैरा के बाद अनुच्छेद और अनुच्छेद के बाद मतलब पैरा के बाद पूरा एक लेख हो गया और लेख का कोई ना कोई थीम होगा, तो अगर हम लोग थीम से चलें और नीचे की तरफ चलें तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच बोलते हैं। ठीक है, अब हमसे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा बॉटम अप सब स्किल नहीं है, निगेटिव वाला पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसा विकल्प जो मुख्य विचार की बात करें, मुख्य विचार का मतलब कि जो पहले थीम की बात करें, क्योंकि थीम हम जान जाएंगे, उसका टाइटल हम लोग जान जाएंगे, उसका शीर्षक हम लोग जान जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उसके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं। यानी मेन थीम तो वही है ना, मुख्य विचार तो वही है, तो वो ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम लोग चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं बॉटम अप सब स्किल नहीं होगा, और यही हमसे पूछा गया है। तो वो वाला विकल्प हमारा सही उत्तर होगा जिसमें केवल मुख्य थीम की बात की जाए या फिर टाइटल की बात की जाए। ठीक है, चलिए पहले विकल्प से शुरुआत कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि प्रमुख तथ्यानाम अभिज्ञानम, यानी कि प्रमुख तथ्य के बारे में जानने के संदर्भ में कहा जा रहा है। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक पूरा लेख जो होता है उसमें कई तथ्य होते हैं और उनमें से किसी एक तथ्य की बात करने की बात की जा रही है। तो ये विकल्प कहीं ना कहीं किसी मेन पॉइंट की बात नहीं कर रहा है, बल्कि तथ्यों में से किसी एक तथ्य की बात कर रहा है। तो ये विकल्प हमारा उत्तर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये बॉटम अप सब स्किल के अंतर्गत आएगा, बॉटम अप सब स्किल के अंतर्गत आएगा। यानी कि ध्यान से समझ लीजिएगा, जो विकल्प अंश से पूर्ण की तरफ चले, अंश से पूर्ण की तरफ चले, उसे हम लोग बॉटम अप सब स्किल कहते हैं, और जो पूर्ण से अंश की तरफ चले उसे हम लोग टॉप टू बॉटम अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो ये अंश से पूर्ण की तरफ चलने की बात कर रहा था, क्योंकि प्रमुख तथ्यानाम यानी कि कई तथ्यों में से एक तथ्य, प्रमुख तथ्य लेने की बात की जा रही थी। ठीक है, विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये बॉटम अप सब स्किल था। तथ्यानाम चयनम, तथ्य, अब फिर फैक्ट्स, कई फैक्ट्स होंगे उस लेख में, उसमें से तथ्य को चुनने की बात की जा रही है। जैसे मान लीजिए कई फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स में से एक फैक्ट चुनने की जब बात आएगी तो जाहिर सी बात है पूरे थीम की तो बात आ नहीं रही है, किसी एक पॉइंट की केवल बात आ रही है। तो ये भी कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं है, बल्कि अंश की बात की जा रही है, पूरे में से किसी एक छोटे से भाग की बात की जा रही है। तो ये बॉटम अप सब स्किल है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए, बालाघात युक्तानाम मात्राणाम अन्वेषणम। अब ये अन्वेषण का मतलब होता है खोज करना। अब मात्रा की बात की जा रही है, मात्रा यानी कि वर्ण की बात की जा रही है, और साथ ही साथ बालाघात यानी कि इंटोनेशन की बात की जा रही है। तो पर्टिकुलर इंटोनेशन जो होता है वो किसी शब्दों पर या फिर किसी वाक्यों पर जोड़ दिया जाता है, उतार चढ़ाव के साथ पढ़ा जाता है। पूरा पैराग्राफ या फिर पूरा लेख आप उतार चढ़ाव के साथ थोड़ी पढ़ेंगे। यानी ये भी अंश की बात कर रहा था, और मैं बता चुका हूं कि जो भी अंश की बात करेगा वो बॉटम अप स्किल में आएगा। तो ये भी हमारा उत्तर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था कि कौन सा नहीं होगा, बॉटम अप स्किल कौन सा नहीं है, ये बॉटम अप स्किल था, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। ठीक है, चलिए एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 4 देखिए, मुख्य विचारणाम अन्वेषण। मुख्य विचार यानी कि अब मेन थीम की बात की जा रही है, और मेन थीम जो होता है वो पूर्ण होता है। पूर्ण कहने का मतलब कि पूरा उसका थीम जो है वो संपूर्ण के तौर पर देखा जाएगा। इस वजह से ये एक तरीके से बॉटम अप सब स्किल नहीं है, ये टॉप टू बॉटम सब स्किल है। और चूंकि हमसे यही पूछा गया था कि कौन सा बॉटम अप सब स्किल नहीं है, तो यही नहीं है, और नहीं है तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था, सर्वे बालकाः शिक्षणस्य गंभीर प्रयत्नेन विनैव मातृभाषा शिक्षन्ति एतत् कथ्यते। यानी सभी बच्चे का जो शिक्षण होता है वो गंभीर प्रयास के माध्यम से उनकी मातृभाषा में होता है। ये क्या कहलाता है? तो मातृभाषा में बच्चे क्या होते हैं, एक तरीके से कंफर्टेबल होते हैं, सहज होते हैं। तो देखिए, सहजात भाषा योग्यता इसे कहा जाता है। विकल्प नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषायाः पठन पाठनस्य कः पक्षः निवेशः संपर्क निगम इत्येतानि तत्वानि शिक्षण प्रक्रियायाः अनिवार्य तत्वानि मन्यते। यानी कि हमसे ये बोला जा रहा है कि इन सभी अप्रोचेज में, इन सभी विधियों में कौन सा एक ऐसी विधि है जो कि इनपुट इंटरेक्शन आउटपुट के तौर पर देखी जाती है। इनपुट का मतलब कि जो कुछ भी बच्चे को बताना है उसके बारे में उसको निवेश दिया जा रहा है, और इंटरेक्शन का मतलब कि बातचीत किया जा रहा है, और आउटपुट का मतलब कि वो लैंग्वेज वो सीख चुका है। अब कोई एक ऐसा अप्रोच बताइए, आप कोई ऐसा अप्रोच बताइए जिसमें बच्चे को इंटरेक्शन भी करने का मौका मिल रहा है, यानी कि इनपुट
इनपुट भी हो गया, साथ ही साथ वही लैंग्वेज बच्चे को सीखना भी है। तो कौन सा ऐसा मेथड होता है? डायरेक्ट मेथड होता है, जिसे हम लोग नेचुरल अप्रोच बोलते हैं। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि बच्चे का जो टारगेट लैंग्वेज है वही टारगेट लैंग्वेज उसको इनपुट दिया जाता है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको संस्कृत पढ़ा रहा हूं, लेकिन किस में बता रहा हूं? हिंदी में बता रहा हूं। तो संस्कृत को बताने के लिए मैं आपको हिंदी का सहारा ले रहा हूं। लेकिन यहां पर क्या बोला जा रहा है कि डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि अगर मैं आपको संस्कृत बताना चाहता तो संस्कृत में ही इंटरेक्शन कर रहा होता, यानी कि इनपुट भी संस्कृत है, इंटरेक्शन भी संस्कृत में हो रहा है और आउटपुट भी, यानी हमारा टारगेट लैंग्वेज भी संस्कृत है। तो इसे हम लोग डायरेक्ट मेथड के तौर पर देखते हैं। और डायरेक्ट मेथड क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट का ही तो प्रयोग करता है कि बच्चे, जैसे आप देखते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड के बालक या फिर आईसीएसई बोर्ड के बालक जल्दी प्राइमरी में ही अंग्रेजी बोलना क्यों सीख जाते हैं? क्योंकि जो टारगेट लैंग्वेज है इंग्लिश है, उसी का इन्वायरमेंट बच्चे को दे दिया गया। नेचुरल इन्वायरमेंट में बच्चे को उस भाषा का प्रयोग करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसीलिए बच्चे बोलते बोलते सहज तरीके से उस भाषा में इंटरेक्शन करना सीख जाते हैं। इसे ही हम लोग नेचुरल अप्रोच कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि ध्यान से समझिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखिए, इनपुट क्या होता है? बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं या फिर जो भी उसको निवेश दे रहे हैं वो इनपुट के तौर पर देखा जाएगा। और इनपुट क्या हो रहा है? इंटरेक्शन ही हो रहा है। और आउटपुट क्या हो रहा है? वो टारगेट लैंग्वेज। अब जो टारगेट लैंग्वेज है वही इनपुट के तौर पर दिया जा रहा है और बच्चा उसी टारगेट लैंग्वेज में इनपुट भी ले रहा है और कहीं ना कहीं इंटरेक्शन भी कर रहा है, यानी बातचीत के दौरान वो सीख रहा है। और ये डायरेक्ट मेथड में होता है और डायरेक्ट मेथड नेचुरल अप्रोच कहलाता है। विकल्प नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। दोस्तों, सीटेट अपर प्राइमरी संस्कृत पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप सीटेट अपर प्राइमरी और प्राइमरी प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपीटेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।